वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th की हिस्ट्री पर। हमने देखा कि किस तरह से मेसोपोटामिया जो एम्पायर था वो ग्रो कर रहा था, किस तरह से उसकी बाउंड्रीज फैल रही थी। ठीक है ना। तो आज हम कुछ एम्पायर्स की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट में फैल चुका था, एक्सटेंड कर चुका था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया एम्पायर था वो किस तरह से ग्रो किया। देखिए, मेसोपोटामिया में दूर दूर से लोग आने लगे, उनको उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो उससे क्या था कि जो मेडिटेरियन सी था और उसके अलावा ब्लैक सी था, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा वे था। तो वहीं से लोग आया करते थे। हम अब थोड़ा सा मैप से समझने की कोशिश करेंगे। ये है अफ्रीका, ठीक है बच्चों, और ये है उसके बाद यूरोप, ठीक है। इस तरह से कुछ है। तो मेसोपोटामिया कहाँ पर थी? यहाँ पर थी ना, यहाँ पर ये है इजिप्ट। इस जगह पर मेसोपोटामिया थी। अब देखिए बच्चों, ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ से भी जो ट्रेड करना है आसान है, ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर जाना आसान है, और सड़कें भी ठीक तो नहीं, लेकिन माउंटेन्स को क्रॉस करके जो ट्रेड था या लोगों का आना जाना था वो चल रहा था। ठीक है ना बच्चों। अब इसी से क्या हुआ कि कुछ ग्रीक के लोग, एथेंस के लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, और इनकी जो कल्चर्स थी, इनकी जो लैंग्वेज थी, उनमें इंटरप्रिटेशन हो रहा शुरू हो गया था। तो हम अब जानेंगे हमारे इस चैप्टर में कि जो रोमन एम्पायर था ये कहां तक फैला था। तो हम जानते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले तो ये था नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में आज का जो इजिप्ट है उसकी जगह इजिप्ट के कुछ वेस्टर्न कंट्री, इस जगह पर रोमन एम्पायर आज तक फैल चुका था, क्योंकि वहां तक उसका ट्रेड था। उसकी जो 2 बड़ी बड़ी रिवर्स थी उसके जरिए, बोट के जरिए भी वहां पर आना जाना करते थे। तो सबसे पहले अफ्रीका। इसके अलावा यूरोप में आज का जो टर्की है कुछ उसका हिस्सा है, इटली है उसका हिस्सा, यहाँ तक ये एम्पायर एक्सपेंड कर चुका था। और अपने अच्छे दौर में ये एम्पायर ब्रिटेन, स्कॉटलैंड तक भी खुद को एक्सपेंड करने में कामयाब रहा था। तो इसके अलावा आएगा यूरोप। एंड थर्ड एंड लास्ट इसमें जो एम्पायर था, जो कॉन्टिनेंट था, वो था एशिया। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है मुझे लगता है किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, एक ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे हम कहेंगे आइलैंड, जब तक कि उसमें किसी तरह की डाइवर्सिटी न हो। यानी कि ये एक जगह है, एक लैंड है, इसके आसपास है पानी, ठीक है, तो यह है आइलैंड। लेकिन ये कॉन्टिनेंट कब होगा? जब इसमें डाइवर्सिटी आ जाए, यानी कि इसमें डेजर्ट भी हो, उसमें माउंटेन्स भी आ जाए, है ना, तब ये हो जाएगा कॉन्टिनेंट। तो रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला था। उनके बीच में एक मेडिटेरियन सी भी था, ब्लैक सी भी था। उसके बावजूद ये अपना एम्पायर इतने बड़े एरिया में एक्सपेंड करने में कामयाब रहे थे। इसके हमारे पास सबके सबूत मौजूद है, ठीक है ना बच्चों। अब अगली बात कि इस जो एम्पायर था उसके कुछ खास पॉइंट थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि इस एम्पायर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से हुआ। ऑर्गेनाइजेशन या इसको फाउंड किस तरह से किया, किस तरह से लैटिन ग्रीक लोग आए, एक साथ आए, उन्होंने अपने कल्चर को एक्सचेंज किया, खुद को किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरवाइन किया, वो हम देखेंगे। दूसरी बात, इसमें कुछ कौन सी
पॉलिटिकल पावर्स थी। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो एक रिलीजियस के रूप में आई थी, है ना, क्योंकि वहां के जो टेम्पल्स वहां की कैपिटल थे या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर थे, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से चलाया जाता था। तो उस तरह की पॉलिटिकल पावर्स और तरह की पॉलिटिकल पावर्स, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे सोशल ग्रुप्स पर। ठीक है बच्चों, कुछ सोशल ग्रुप्स थे अलग अलग तरह के, अलग अलग जातियों के, उस तरह से हम डिस्कस करेंगे। अब तीसरी बात है यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स थे, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग रहते थे। भारत है ना, भारत में भी अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, किसी की मराठी है, किसी की कैसी भाषा है ना, अलग अलग तरह की यहाँ पर भाषाएं हैं। जैसे कि ना हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में हिंदू हैं, यहाँ पर शादियां होती हैं अलग तरीके से, यूपी में शादियां अलग तरीके से हैं, बंगाल में अलग तरीके से, कर्नाटक तमिलनाडु में अलग तरीके से, है ना, मतलब कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। उसी तरह से वहां पर भी डाइवर्सिटी थी, वहां पर भी लैंग्वेजेस में, कल्चर में डाइवर्सिटी थी। उस सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है स्टेटस ऑफ फीमेल, जो भी महिलाएं हैं, उनकी औरतें हैं, उनका क्या स्टेटस था, क्योंकि हमेशा ही किसी सोसाइटी में जो जेंडर इक्वेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की बातों से भी सोसाइटी की मोरालिटी का पता लगेगा, क्या स्टेटस है, क्या एक दूसरे के प्रति उनका बिहेवियर है, पता लगेगा। इसी से हमें पता लगेगा कि वो मोरालिटी के रूप में, एथिक्स के रूप में कितना स्ट्रॉन्ग था, वो कितना अपग्रेडेड था। इस तरह की बातों के बारे में पता लगेगा। और इसमें जो लास्ट है वो है स्लेव। देखिए, अपना नौकर दास ना कर रखना या स्लेव ना कर रखना, ये आम बात थी पहले के टाइम में। तो सबसे मेन बात है किस तरह से उनके नौकर या स्लेव थे, किस तरह से ये लोग उनके साथ बिहेव किया करते थे, इन सभी बातों को डिस्कस हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब इसके बाद एक और बात कि एक चाइना का लोग थे, वो उसको कहते थे काचिन, ठीक है ना, इस एरिया को आपको याद रखना है। तो काचिन का मतलब होता है वेस्ट, क्योंकि ये एरिया उनके वेस्ट में आता है चाइना के, ठीक है। अब अगली बात कि हमें कैसे पता लगा, हमें कैसे पता कि जो वहां का एम्पायर इस तरह से था, हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगा? हमारे पास तो बुक है, चलो उनको जो हमारे साइंटिस्ट हैं या आर्कियोलॉजिकल हैं या हमारे गवर्नमेंट हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनको कैसे पता लगा कि वहां पर एम्पायर कैसा था, उसकी हिस्ट्री कैसी थी? यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में बात करें तो सोर्सेज, सोर्सेज इस चीज के कौन कौन से हैं? तो बच्चों आपको एक बात कहूं, हमेशा दो तरह के सोर्सेज हमारे पास होते हैं। पहला होता है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज या लिखे हुए सोर्सेज, ठीक है ना। लिखे हुए सोर्सेज चाहे वो कोई एपिक हो, चाहे किसी पॉइंट के रूप में हो, कैसे भी हो, जो चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में लिखी हुई हैं उसे हम कहेंगे लिटरेरी सोर्सेज। और इसमें दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि आर्कियोलॉजिकल टीम के द्वारा वहां पर एक्सकेवेशन करके या वहां की चीजों के बारे में पता लगाकर, उनके टाइम पीरियड की पता लगाकर, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करके जो पता लगेगा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएगा। अब सबसे पहले बात होती है हमारे हिस्टोरिक सोर्सेज में भी, सबसे जो उनमें है पहला है वो है टेक्स्ट, टेक्स्ट जैसे मेरे बुक्स हैं, ये हमारा कुछ लिखा हुआ जो भी सामान है, और इसमें सबसे पहले है एनाल्स। देखिए मुझे एनाल्स होता है किसी साल भर का जो काम है, लेखा जोखा है, अकाउंटेंट की है, उस एक ईयर में उस एरिया में क्या कुछ हुआ है, उस सारे ढमढमे को एक बुक में या किसी
तरीके से हम लिख देंगे तो उसे हम कहेंगे एनाल। दूसरा है लेटर। लेटर कि एक किंग ने दूसरे किंग को लेटर लिखा, उसमें कुछ बातें लिखी होंगी ना, अपनी सिचुएशन बताई होगी, क्या कुछ काम धंधे चल रहे हैं, कैसे तैयारी चल रही है कि हम दूसरों पर अटैक करें, इन्वेजन करें, इस सभी के बारे में हमें उस टाइम के जो लेटर्स थे उनसे बखूबी पता चलता है। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है सरमन्स। ठीक है, उसके बाद है लेक्चर। लेक्चर किसी एक महापुरुष ने दूसरे आम लोगों को वहां की बातें बताने के लिए, अच्छी मोरालिटी बताने के लिए, कानून के बारे में बताने के लिए एक भाषण दिया हुआ, लेक्चर दिया हुआ, उसके भी हमारे पास रिकॉर्ड है। इसके बाद है लॉ। किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कुछ खास लॉज, कुछ नियम कायदों, रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है, और वो किसी एक बुक में, किसी टेक्स्ट में लिखे हमें मिल जाएंगे तो उसे हम कहेंगे लॉ। ठीक है ना, तो उस समय के जो लॉज थे उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सेकंड है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स इन्हें हिंदी में प्रलेख भी कहते हैं, जो कुछ हमारे पास लिखा हुआ है उसे हम डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। और इसमें जो सबसे खास चीज है वो पेपायरी, इस पर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं। अब पेपायरी क्या है? पेपायरी बेसिकली एक प्लांट है, उसकी कुछ पत्तियां, लीव्स हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखा जाता था। हालांकि टेबलेट्स पर भी लिखा जाता था, ठीक है ना, लेकिन जल्दी से लिखकर उसको स्टोर कर लेना, उसको संभाल कर रखना, इसके लिए जो पेपायरी नाम का जो पौधा था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज का जो सरकंडा है ना, उस तरह से कुछ कुछ ये पौधा होता था, उसकी पत्तियों पर ये सब कुछ लिखा जाता था। ठीक है बच्चों, एक बच्चों खास बात आपके लिए कि जब भी आप पढ़ाई करें तो बुक में से जरूर पढ़ें। आपको कोई लेक्चर करवाया, उसी दिन उतने पेजेस आप उस बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पूरी बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अब बच्चों इसके बाद जो अगली चीज है वो है हमारे मटेरियल रिमेन्स। तो हमारे पास भाई कोई फिजिकली कुछ चीजें बच गई, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स। अब बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट से क्या पता लगेगा कि उस टाइम की आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह की थी, उस तरह के जो इमारतें थी वो कैसी थी। इसके अलावा पोट्री, पोट्री से बहुत कुछ पता लगेगा। पोट्री से पता लगेगा कि उनकी जो कल्चर थी कितनी पुरानी थी, कैसी मिट्टियां थी उनके पास, है ना। फिर पॉइंट, ये बच्चों पॉइंट से पता लगेगा कि उनका राज्य, उनका स्टेट कितना डेवलप हो चुका है। पॉइंट कितनी कितनी दूर है, इससे पता लगेगा कि उस स्टेट का जो ट्रेड था कितनी दूर तक हुआ करता था, है ना बच्चों। इसके अलावा अगर पॉइंट सोने के हैं, चांदी के हैं, तो पता लगेगा कि कितना डेवलप हो चुका था। अब हमारे तो सोने चांदी के हैं नहीं, हालांकि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हमारे भी है, लेकिन पॉइंट के मैटर से हमें पता लगेगा कि उनकी जो डेवलपमेंट थी, उनका जो खुशियां थी वो कितनी ज्यादा वहां पर थी। इसके अलावा स्टाम्प, अब स्टाम्प पर कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखे रहते होंगे, उससे हमें पता लगेगा कि उस टाइम में क्या कुछ हो रहा था। ठीक है ना बच्चों। अब क्या था कि उस टाइम में इनका ये लोग थे और जो ग्रीक के लोग थे वो मिक्स होने लगे, इंटरवेंट हुआ, उनके कल्चर में एक्सचेंज हुआ, तो हम इस तरह से कहेंगे कि उनका ग्रीकनाइजेशन हो गया, या अगर ग्रीक लैंग्वेज में बात करें तो कहेंगे उनका हेलोनाइजेशन हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगली हम बात करेंगे कि वहां पर दो
मेनली दो रीजन थे, ठीक है ना, एक था ईरान और एक था रोमन एम्पायर है। हालांकि हमने रोमन एम्पायर को पढ़ना है, लेकिन उसका पड़ोसी था ईरान, तो पड़ोसियों को अगर डिस्कस ना करें हम तो बात नहीं बनती, तो हम बीच बीच में पड़ोसियों से भी पंगे लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जो पूरे के पूरे टाइम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करने का मतलब जैसे एक खास टाइम से पहले कोई बंदा कैसा था, खास टाइम के बाद में बंदा कैसा था। कहते हैं जिंदगी में एक मोड़ आया, जिंदगी से उस मोड़ से पहले जिंदगी कुछ और थी, फिर एक क्रांतिकारी बदलाव, एक रिवोल्यूशन चेंज आ गया। जैसे कोई बच्चा था, वो 12वीं तक तो ठीक ठाक पढ़ता था, इतना नहीं पढ़ता था, पढ़ाई में भी कमजोर था, पढ़ाई में ध्यान भी कम देता था, नंबर भी कम आते थे, इधर उधर फिरता रहता था। लेकिन 12वीं के बाद पता नहीं उससे क्या हुआ, किसी ने मोटिवेट कर दिया या अंदर से मोटिवेट हो गया वो, तो वो इतनी पढ़ाई करने लगा, मेहनत करने लगा, अपने कार्यों को इतने बेहतर तरीके से करने लगा कि वो आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बन गया। तो हम कहेंगे ना, एक उसकी जिंदगी को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक खास टाइम है 12वीं, उससे पहले की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी। तो ये रोमन एम्पायर था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, उसमें भी उसकी कुछ पहले की जिंदगी और कुछ बाद की जिंदगी। इससे हम कहेंगे उनकी अर्ली सोसाइटी, अर्ली यानी कि कुछ पहले की सोसाइटी, उसके बाद लेट सोसाइटी या लेट एम्पायर। और इसको बांटने वाला ये क्या था, ये लाइन कौन सी थी, ये थी 3rd सेंचुरी, ठीक है ना। 3rd सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब एक खास बात, रोमन एम्पायर और ईरानी एम्पायर, इन दोनों के बीच चलते थे कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण बनना चाहते थे। हर बंदे का जिंदगी में मकसद है इंपॉर्टेंट बनना, इसी तरह से जो एम्पायर है उनका मकसद भी क्या है, उनका एम है इंपॉर्टेंट बनना, और इसके लिए वो एक दूसरे पर अटैक करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लैंड है उसको हड़पने की कोशिश करेंगे, उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए उन दो एम्पायर को अपनी एक खास बाउंड्री बनानी जरूरी है। अब देखिए आज के टाइम में तो हमारे पास अगर इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान से बाउंड्री कैसी है, एलओसी कुछ जगह या कुछ जगह रेड क्लिफ लाइन है, और ये किस तरह से है, वहां पर कुछ फेंसिंग लगा रखी है, कुछ लोहे की जालियां टाइप कुछ लगा रखा है, ताकि लोग एक दूसरे को क्रॉस ना कर सके, या निशानी रहे कि ये भारत की, इंडिया और पाक की बाउंड्री है, बॉर्डर है इसका। लेकिन उनका जो बॉर्डर था वो एक नेचुरल बॉर्डर था, और नेचुरल बॉर्डर आमतौर पर यहाँ तो माउंटेन से डिसाइड होते हैं या फिर वो डिसाइड होते हैं कुछ रिवर से। तो यहाँ पर दो रिवर्स थी, एक तो थी राइन, अगर आप लोग मैप में देखें तो ये तो नॉर्थ साइड में रिवर है, और दूसरी है डैन्यूब। तो इन रिवर के सहारे उस एम्पायर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एम्पायर सॉरी ईरानी एम्पायर और रोमन एम्पायर को हम अलग अलग कर सकते हैं आराम से। अब हम अर्लियर सोसाइटी से और पास्ट सोसाइटी से थोड़ा ऊपर उठेंगे, हम विचारों में जाएंगे हम, तो हम बात करेंगे रोमन और ईरानी एम्पायर के बारे में। ये इनमें थोड़ा सा अपने देखेंगे डिफरेंस क्या था। रोमन एम्पायर, ईरान का जो एम्पायर था वो, देखो जो आपको बता दूं कि रोमन में ये था मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए निकाली थी ना, 324 BC में वो इंडिया तक आ गया था ना, उससे पहले 350 में। उसके बाद उतना वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके जो सोल्जर्स थे उसने कह दिया कि अब नहीं जा सकते, अपने पूरी दुनिया को जीतने का सपना लिया था अलेक्जेंडर यहाँ सिकंदर ने, तो वो भी यही जगह था, ठीक है ना।
तो इतनी इनकी पुरानी, इतनी इनकी ओल्ड कल्चर है। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर का बेसिकली एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जिसको, जो एम्पायर को पब्लिक चलाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए इंडिया के जैसे तो नहीं था, यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लेकिन कुछ कुछ डेमोक्रेसी जैसा था। कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो कि गवर्नमेंट को चूज करके उसको चलाते थे। हालांकि यहाँ पर एक राजा भी था, एक किंग था, एक एम्परर था, लेकिन वो इतना, उसकी ऑटोक्रेसी नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे। यानी कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी थी जो कि आम कॉमन पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो हम कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर एकदम रिपब्लिक था, लेकिन जो ईरानी था वो पार्थियाई और ससानी। पहले यहाँ पर पार्थियाई डायनेस्टी थी, पार्थियन, फिर ससानी, इस तरह से इन्होंने ग्रो किया। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ईरानी भी आ गए। लेकिन इनके जगह, इनके जैसे यहाँ पर रिपब्लिक बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मोनार्की थी, राजशाही थी। तो रोमन एम्पायर की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। अब कौन कौन सी? सबसे मेन है लैटिन और रोमन। और देखिए इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज है ना, थाउजेंड्स ऊपर लैंग्वेज है, लेकिन जो गवर्नमेंट कितनी लैंग्वेज को अलाउ करती है? अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक शेड्यूल के बारे में बात करें तो उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम यूपीएससी के या फिर बोर्ड एग्जाम या पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे सरकारी काम है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क हैं, वो आमतौर पर हिंदी और इंग्लिश, इन दो लैंग्वेज में पूरे देश में होते हैं। हालांकि रीजनल लैंग्वेज भी है, लेकिन जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके काम हिंदी और इंग्लिश, इन दो लैंग्वेजेस में होते हैं। तो हम बात करेंगे वहां की लैटिन भाषा, ये थी कॉमन पीपल की भाषा, कॉमन पीपल की लैंग्वेज। और ये जो थोड़े से हाई क्लास के लोग थे उनकी लैंग्वेज थी, उनके द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है ना। लेकिन ये थी जो खास भाषा, ये थी गवर्नमेंट या ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये इसको दबाएंगे अगर ग्रीक इनकी ऑफिशियल, आपने रोमन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं था। ये हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट किया करते थे। इसी के कारण तो इनका स्टेट इतना ग्रो किया, इतना इन्होंने अपने बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया। ठीक है ना। तो बच्चों अपने इसके बाद बात करेंगे बहुत ही खास चीज की, कि किस तरह से इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काम कर रहा था, कैसे ये जो रोमन एम्पायर था इसकी क्या स्ट्रक्चर थी। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों जो रोमन एम्पायर था इसको अपने बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है जो, वो है किंग या एम्परर। ठीक है। उसके बाद सेकंड है सीनेट, और थर्ड और लास्ट है आर्मी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले किंग, जो किंग है उसमें ऑटोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी। ऑटोक्रेसी का मतलब ये नहीं था कि अपनी मर्जी से वो कुछ भी करेगा। अब सीनेट, सीनेट कौन सी? सीनेट में वहां के कुछ ऐसे हाई क्लास या अपर क्लास के लोग
जो मिलकर सीनेट को बनाते थे। अब क्या करेंगे वो, कैसे वो चुन कर आएंगे लोगों से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई वोटिंग होगी वहां पर चुन के आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो भी बंदा अमीर होगा, जो भी अपर क्लास से आएगा, हाई क्लास से आएगा, उस बंदे को सीनेट का मेंबर बना दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद फिर आर्मी। अब आर्मी, एक तो ईरानी एम्पायर की आर्मी थी, ईरानी एम्पायर में जो आर्मी थी उसको जबरदस्ती उसमें भर्ती होते थे लोग। ठीक है ना? लोगों की मर्जी के बिना उस आर्मी में लोगों को भर्ती करते थे, लेकिन जो रोमन आर्मी थी उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी के कारण तो जो रोमन एम्पायर इतने लंबे टाइम तक चल पाया, तो उसमें उसका था कमर्शियलाइजेशन। ठीक है ना? उसमें जो लोग थे उनको बकायदा सैलरी मिलती थी, वो सैलरी मिलती तो उसकी जो आर्मी का नंबर था वो था 6 लाख या 600,000 पीपल उस आर्मी में बिल्कुल थे। और बच्चों एक खास बात कि पहले तो यहाँ पर था ऑक्टेवियन। ठीक है? ऑक्टेवियन के बाद यहाँ पर आगे अगस्टस। अगस्टस ने उनके एम्पायर को एक्सपेंड किया, उसके बाद टिबेरियस भी आए थे, वो सारे आए थे, और यहाँ की जो लैंग्वेज थी ऑफिशियल वो थी लैटिन। ठीक है बच्चों? अब अपने बात करेंगे कि जो ये खास सीनेट है, इनके क्या था कि इनके पास पावर्स थी बहुत ज्यादा। उसके कारण जो किंग था या एम्परर था वो कुछ ज्यादा खुश नहीं था। उसको ये था कि भी मेरे बुजुर्गों ने इतना बड़ा महल खड़े की, हमने इतना ज्यादा इसको एक्सपेंड किया, और ये मतलब इसका फायदा उठा रहे हैं सीनेट वाले। इन्होंने किया क्या है, तो उसने कुछ स्कीम सोची, कुछ उसने दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया कि इनकी पावर को कम करने के लिए सोचा, तो उसने इनकी जगह कुछ जो पावर्स थी वो दे दी इटालियन को। अब इटालियन कौन थे? इटली के लोग, बिल्कुल आज की इटली के लोग। तो ये थे लैंडलॉर्ड, यानी कि स्टेट इनको कुछ ना कुछ लैंड दे देता और कह देता कि आप इस लैंड से सर्वाइव कीजिए, यहाँ पर फार्मिंग कीजिए, लेबरर्सों को इकट्ठा कीजिए, उनसे फार्मिंग कराओ, कैसे कुछ करो, लेकिन साल में एक बार आप रेवेन्यू कलेक्ट करके हमारे पास भेजिए। अब देखिए पैसे का खेल है सारा, अगर पैसा ये सिर्फ इसको देने लग जाएगा तो इनकी क्या है कि है ना बच्चों? तो इनकी जो वैल्यू थी वो कम होने लगी धीरे धीरे। और इसके अलावा जो आर्मी थी, आर्मी को क्या चाहिए? आर्मी को चाहिए सैलरी। ठीक है ना? तो आर्मी को सैलरी कौन देगा? ठीक। तो जो सारे काम ये कर रहा है, ये और ये मिलके कर रहे हैं, तो इनकी क्या क्या इनकी वैल्यू रहेगी? उसके कारण सीनेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी और मोनार्की ऊपर आने लगी। ठीक है ना? तो उसके कारण जो वहां के ऊपर बना बनाया रिपब्लिक था वो लगभग खत्म होने लग गया था। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि ये सभी बंदे चुप बैठेंगे। इन्होंने इनके कान भरने शुरू कर दिए कि ये भी आपका एक्सप्लोशन कर रहे हैं, इन्होंने इसके कान भरने शुरू कर दिए। ठीक है ना? तो ये हो गए इकट्ठे बंदे दोनों। अब कुछ टेक्स्ट थे जिसमें इन्होंने अपनी गाथाओं का वर्णन किया है, अपने बड़े बड़े अपने फेंकी हैं अपनी बातें जो ठीक नहीं। तो उसमें ये बताते थे कि जो राजा है, किंग है, वो कितना क्रूर है, और वो जो सीनेट के मेंबर्स हैं वो कितने दयालु हैं, कितने बढ़िया बंदे हैं। ठीक है ना? इस तरह से हमें बातों को देखने को मिलती है। अब आर्मी, जो आर्मी थी इसकी जो सर्विस टाइम था वो था मिनिमम 25 ईयर्स। ठीक है? अब आर्मी में हालांकि उसमें कमर्शियलाइजेशन था, हर एक सोल्जर को उसकी सैलरी मिलती थी, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि रिपब्लिक है, कभी ना कभी तो आर्मी में भी रिवोल्ट होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल होता था, आर्मी रिवोल्ट कर देती थी, सिविल वॉर भी हो जाती थी। इस तरह की एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है ना बच्चों? तो सिविल वॉर होगी या कभी रिवोल्ट हो गया तो एक कमांडर होता था, कमांडर अपने कुछ 600-700 सोल्जर को लेकर अलग हो गया, या एक बड़े से पार्ट को सेना के लिए को अलग हो गया। इस तरह से हमें पता लगता है कि आर्मी में भी काफी डिस्प्यूट थे, उसमें भी काफी मन मुटाव चलता रहता था, हालांकि राजा उसको मनवा लेता था धीरे धीरे करके। तो इस तरह से बच्चों सारी कहानी चल रही थी।
इसके बाद बच्चों बात आएगी कि तिब्यूरीज की। तिब्यूरीज ने किस तरह से वहां के एम्पायर को बदल दिया, कि इससे पहले तक 509 BC यहाँ से ये जो रोमन एम्पायर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये 3 प्लेयर्स हैं, कौन कौन से, किंग, सीनेट और आर्मी, ये चल रहा था। लेकिन ये चला था 27 तक। इसके बाद में राजा की बुद्धि सड़क गई और उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके कारण सीनेट की पावर को कम कर दिया गया पहले से, ठीक है ना। टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया। टैक्सेशन से बढ़ने से जो आम लोग थे वो थोड़े से राजा के प्रति खफा हो गए। इस तरह के हमारे पास कुछ एविडेंसेस हमारे पास मिले हैं, ठीक है बच्चों। अब एक नाम था, आपको बताना भूल गया मैं, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक आर्मी मैन था, एक कमांडर था। उसने आर्मी में बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, इसलिए जो आर्मी थी वो सीनेट की बजाय राजा के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई, क्योंकि राजा अब उसको पे करने लगा था। पहले पे कौन करना था, पूरा स्टेट मिलकर, इसमें सीनेट और किंग थे, लेकिन किंग था वो नाम का ही था, उसके पास उतनी पावर नहीं थी। अब पावर ले रही सारी किंग ने अपने अंदर, इनको बना दिया ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से उस बंदे ने कुछ आर्मी के रिफॉर्म्स लेकर आया। अब एक खास बात है कि अर्बनाइजेशन, तो उनमें क्या कोई अर्बनाइजेशन हुआ था? तो देखिए उनकी जो ज्यादातर कॉलोनीज थी वो अर्बनाइजेशन पर ही डिपेंड थी। हालांकि गांव भी थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी हमेशा शहरों पर ही डिपेंड रहती थी। कई बार ऐसी भी स्थितियां आई कि वहां पर फ्लड आ गई। अब फ्लड आ गए तो गाँवों में खाने पीने की चीजें कम पड़ गई थी, वहां पर बहुत से लोग मर भी गए, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा शहरों में हुआ हो, ऐसा सिटीज में हुआ हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सिटीज में जो ग्रेन था, वेजिटेबल्स थी, पल्सेस थी, उनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर थे, और कभी भी कोई डिजास्टर आ जाए तो वो वहां से खाना पीना अपना ले लेते थे। बल्कि गाँवों में ऐसी चीज नहीं थी, गाँवों में, विलेजेस में ऐसे कोई भी स्टोर हमें नहीं मिले हैं, जिससे कि पता लगता है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर वहां पर आ जाए तो वहां के लोगों का मरना पक्का है, ठीक है बच्चों। उस तरह से रोमन एम्पायर की स्ट्रक्चर थी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि रोमन एम्पायर में क्या कुछ और था, कैसे इसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कैसे इसमें लड़ाइयां हुई, कैसे इन्होंने खुद को एक्सपेंड किया, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी बुक को अच्छी तरह से पढ़िए। थैंक यू।